हेलो प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, क्लास 9 साइंस से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 8 इमोशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो आपके सभी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो मिड टर्म हो चाहे फाइनल हो, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन का मतलब क्या होता है हमें ये बताना है। लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज। अगर टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज होती है, इस टाइम पे ये पोजीशन है, नेक्स्ट टाइम पे ये है, नेक्स्ट टाइम पे ये है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब बताना है, तो आप बताएंगे लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो कितना एक्चुअल में लेंथ, जो जितना डिस्टेंस कवर करती है उस लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में। नाउ इज डिस्टेंस अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर। ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि स्केलर, इनमें से कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सेकंड एंड फोर्थ में डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस। तो डिस्टेंस तो देखिए, फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच में जितनी भी लेंथ होगी उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होगा उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लीजिए इसके जाने का ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, तो ये डिस्टेंस ये भी हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज दिस। अब मान लीजिए पॉइंट यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, तो डिस्टेंस इज दिस, ये प्लस ये, लेकिन ये डिस्टेंस है, टोटल मिला दिया जाए, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। प्लेसमेंट ये कहना यही चाह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। नेचुरल इसमें डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, ध्यान देना है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन कहलाती है, इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्टेंस है, यानी मान लीजिए पहले 10 मिनट में 10 मीटर चली, फिर अगले 10 मिनट में 15 मीटर चली, फिर अगले में 30 मीटर चली, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये जो है ज्यादातर देखें तो बस जो है अगर हिली एरिया में या जिगजैग रोड पे इस तरह से जा रही है तो उसका मोशन चेंज होता रहता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड। कुछ बेसिक एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो अभी तक आ रहे हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और इसका एस यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका एस आई यूनिट पूछा जा सकता है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड वही होती है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में अगर ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला भी बन गया, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टोटल time is called average speed. Okay, now define the term velocity. Velocity का मतलब होता है ratio between displacement upon time. ध्यान देना है, speed and velocity में क्या डिफरेंस है। speed में होता है distance upon time और ये होता है displacement upon time. displacement और distance दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया है, ये हो जाएगा displacement upon time. क्लियर है। now नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या बोले इसका मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन में आ सकता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में। वर्ड इक्वल जरूर आएगा, इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। और नॉन यूनिफॉर्म इसका उल्टा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा जल्दी करा रहे क्योंकि 2 चैप्टर एक साथ कराने हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बच्चे, आप लोग ध्यान से कीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। व्हेन डू यू से दैट अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होती है, एक्सेलरेशन आ गया जब होती है व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम में, यानी ध्यान दीजिए इक्वल टाइम में अगर वेलोसिटी इक्वल होती है
तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी यहीं से निकल के आ जाएगी, ठीक है, कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये क्वेश्चन है 16, देखिए, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हाँ, तो 16 क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ जाता है, इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो हाउ मच इज द वेलोसिटी। नेचुरल है कि वेलोसिटी 0 होगी, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज ही नहीं हो रहा, टाइम बढ़ रहा है, टाइम के अगर पैरेलल है तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी 0 होगी, नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट वही का वही होगा। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप कैसा होता है इसका, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सेलरेशन करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। 18 क्वेश्चन क्या है, सर्कुलर मोशन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट है जिसे आप गोल गोल घुमाते हैं ना, पत्थर हाथ से यूं रिंग गोल 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 गोल, या चाबी में धागा लगाया तो घुमा रहे हैं, तो एक फिक्स पॉइंट से जब बॉडी ऐसे मूव कर रही होती है सर्कुलर पॉइंट में मूव कर रही होती है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। स्टेट द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, हैविंग कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट होगी, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 से देखिए, आगे थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ होता है एक्चुअल पाथ का, जितना आपने ट्रेवल किया होगा एक पर्टिकुलर टाइम में उसको डिस्टेंस कहते हैं। टेबल में भी आप इसे लिख सकते हो। अच्छा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखना है। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, टोटल जितना ट्रेवल किया होगा वो सारा का सारा आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट उल्टा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होती है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, फिर यहाँ है, तो जो शॉर्टेस्ट ऐसे ये तो डिस्टेंस हो गया, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट इज दिस, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में उसको डिस्प्लेसमेंट कहता है, यही मेन इसमें डिफरेंस है। और दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकती है। कैसे, देखिए अब ये तो पॉजिटिव आ गया, कोई व्यक्ति यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट दिस आ गया, पॉजिटिव है। अच्छा, कोई अब यहाँ से ये पर्टिकुलर ये पॉइंट है, आप यहाँ गए फिर वापस आ गए, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई पॉइंट ए से बी पे गया और बी से अब वो वापस सी पे आया, ये सी पे आ गया, ये सी है, तो यहाँ का 2 था डिस्टेंस और ये 5 था, तो 2 - 5 -3 हो गया ना, तो नेगेटिव भी हो गया, वापस आ गया ना, यहाँ पे आया वो, तो ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाले कि -3 बैकवर्ड में गया। इस तरह से क्वेश्चन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। नाउ स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पहला एग्जांपल याद रखिए, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम और दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये तो पहला ही डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, एवरेज स्पीड जो है कैन नॉट भी 0 हो सकती है, ये 0 नहीं हो सकती और ये 0 हो सकती है। अच्छा, स्पीड क्या टेल करता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव करता है, और वेलोसिटी ये टेल करती है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करता है। ये डायरेक्शन बता रहा है, वो डायरेक्शन नहीं बताएगा। दिस इज स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, गिव एग्जांपल इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस पूछ सकते हैं एग्जांपल के साथ। तो यूनिफॉर्म में आप बताओगे, ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी चेंजेस विद इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। देखिए इक्वल टाइम में अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज होती है तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी चेंज होती है तो वो कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग। मान लीजिए कोई ऊपर से बिल्डिंग से कोई चीज गिर रही है, फ्रीली फॉलिंग मतलब विदाउट एनी रेजिस्टेंस कोई चीज गिर रही है, तो वो इसका एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म का। और अगर जैसे बस है हिली ट्रैक पे जा रही है, सर्कुलर ट्रैक पे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो सकता है।
नाउ डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन फ्रॉम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है, तो इसकी डेफिनेशन विद फॉर्मूला बता सकते हैं, और इसका एसआई यूनिट बता सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे, और ये सॉल्व है, एनसीईआरटी की बुक में है कि ड्रॉ, क्या कह रहा है ये, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इस तरह के ग्राफ आ सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूज करना है टाइम ग्राफ का और डिराइव करना है इस फॉर्मूले को, तो डिराइव आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है और इसको डिराइव करना है, ये वाला क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड जो आपका ये वाला है, इसको भी डिराइव करना है, तो ये 3 क्वेश्चन तो आपको जरूर करने हैं। ठीक है बच्चों, नाउ आगे देखते हैं हम लोग, ये चैप्टर 9 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसका आंसर। नाउ डिफाइन न्यूटन फोर्स क्या होता है, 1 न्यूटन फोर्स होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम की। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है तो उसी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे आप चल रहे हैं तो आपके पैर और जमीन के बीच में जो है, जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दोनों ही, ध्यान रखना है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। नाउ अ बुलेट, क्या कह रहा है, अ बुलेट फायर्ड अगेंस्ट अ ग्लास विंडो, मतलब एक गोली जो है शीशे के ग्लास में, विंडो पैन है उसमें छेद कर देती है ना बुलेट, एंड ग्लास पेन इज नॉट क्रैक, और ग्लास पेन क्रैक नहीं होता, लेकिन अगर कोई स्टोन मारे, कोई पत्थर मारते हैं वही शीशे पे, तो वो क्रैक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो हम बताएंगे। जो बुलेट होती है ग्लास पेन से जब टकराती है, तो पार्ट ऑफ ग्लास पेन विच कम्स इन कॉन्टेक्ट, जो पार्ट ग्लास का शीशे का उस गोली के कॉन्टेक्ट में आता है, इमीडिएटली शेयर्स लार्ज, उसको वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसी की वजह से वो वेलोसिटी की वजह से ही वो छेद करता हुआ निकल जाता है, और बाकी पार्ट रेस्ट पोजीशन में ही रहता है और टूटता नहीं है। जबकि जब पत्थर मारेंगे तो पत्थर में क्या होता है, उतनी वेलोसिटी, इतना टाइम होता है कि वो वेलोसिटी जो है सारे पार्ट पे जो ग्लास शेयर कर लेता है, तो उसकी वजह से ग्लास जो है क्रैक हो जाता है, स्मैश यानी क्रैक। नाउ क्वेश्चन अगला क्या है, 5वां क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज अ बोट टेंड टू लीव द शोर। भाई देखो, जब पैसेंजर आगे की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा बोट पीछे की तरफ क्यों जाती है, वजह यही है कि वो टू एवरी एक्शन देयर एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। इसमें क्या है ना, व्हेन द पैसेंजर अलाइन द बोट दे पुश द बोट बैकवर्ड, जब भी बोट से निकलना हो किसी को भी, तो बोट को पीछे की तरफ करते हैं, नाव को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, क्योंकि अगर हम नाव को पीछे की तरफ धक्का देंगे तो नाव हमें आगे की तरफ पुश करेगी और इससे आराम से निकल पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। क्रिकेटर जो है अपना हाथ पीछे क्यों ले जाता है, जब बॉल आ रही होती है उसको कैच करने के लिए, जब बॉल आ रही है तो हाथ को वो पीछे क्यों ले जाता है, वही है कि जब फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आएगी तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, उस मोमेंटम को कम करने के लिए, जीरो करने के लिए प्लेयर क्या करते हैं, बॉल को पीछे, हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम धीरे धीरे जीरो हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू टाइम टिक, अब बॉल को स्टॉप होने में टाइम कम मतलब लगता है ना, तो क्या होता है, प्लेयर को चोट नहीं लगती। अगर वो मान लीजिए वो आगे ही हाथ रखेगा तो उसको बहुत तेज चोट लग सकती है। नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि डिड्यूस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है उसको डिड्यूस करना है। तो देखिए सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर फोर्स जीरो है तो अगर ये जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास तो जीरो नहीं हो सकता। आप यहाँ जीरो रख के देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 0/m, तो जीरो आ गया है ना। तो बट a इक्वल टू v माइनस यू टी होता है, तो इस फॉर्मूले को जैसे हम रखते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा। और इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आता है, गिव यू एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बोट का एग्जांपल भी डाल सकते हैं, जेट एरोप्लेन का भी डाल सकते हैं। देखिए जेट एरोप्लेन है या रॉकेट है, इसी पर काम करते हैं। इसमें क्या होता है, जो गैस होती है उसमें नोजल बहुत ही फोर्स से और नीचे की तरफ डाउनवर्ड, जब देखा ना आपने नीचे की तरफ आग लगती है इस तरह से आग लगी तो, और वो जेट ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि वो बैक पे अर्थ पे फोर्स मारता है, तो उतने फोर्स से नीचे से ऊपर पहुंच जाता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ही, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
बैलून में भी इफ यू फिल बैलून विद एयर, होल्ड विद इट माउथ डाउनवर्ड रखते हैं हम, ठीक है, बैलून को रिलीज, और व्हेन वी रिलीज द बैलून एयर रशेस आउट वर्टिकली, जैसे हम छोड़ते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाती है। या आप नाव वाला एग्जांपल भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। बुलेट वाला एग्जांपल भी डालते हुए, गोली अगर लगती है तो कंधा पीछे की तरफ जाता है, फिर बुलेट आगे की तरफ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हो सकता है एग्जाम्पल दिया हो और ये पूछ ले इस पे कौन सा लॉ लगता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Why do the driver and person seated in front seat, जो फ्रंट सीट होते हैं वो सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं? जो भी गाड़ी में आगे बैठे होते हैं, लोग ड्राइवर है या लोग पैसेंजर है, तो बेल्ट क्यों लगा के रखते हैं? नेचुरल है, कार एक्सीडेंट वाली सिचुएशन है, मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, कार बहुत तेजी से जा रही है और कार का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मोमेंटम एकदम से जीरो होता है, एकदम से जीरो होगा तो क्या होगा, आदमी आगे की तरफ जाता है, तो जो सीट बेल्ट होती है उसको पकड़ के रखते हैं ताकि वो आगे की तरफ ना जाए, आगे चलेगा तो वो गाड़ी के आगे आ जाएगा, है ना, पैसेंजर को। तो इस सीट बेल्ट की वजह से पैसेंजर को या तो बहुत कम चोट लगती है या नहीं भी लगती है, तो इसीलिए उस मोमेंटम को कम करने के लिए, इंजरी से बचाने के लिए क्या होता है, ड्राइवर और पैसेंजर को सीट बेल्ट लगानी जरूरी होती है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, डिटेल में करना है, तो आप डिटेल में इसको बुक में से एनसीईआरटी की बुक से मिल सकता है, इसका सॉल्यूशन आपको बड़े आराम से, तो इसको आप कर लीजिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहती है, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स, अनबैलेंस फोर्स उस पर काम ना करे, है ना। कोई बॉल पड़ी है तो पड़ी रहेगी जब तक कि आप उसको किक नहीं मारेंगे, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई गाड़ी चल रही तो चलती रहेगी जब तक उस पर ब्रेक नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके जो है आप एक्सप्लेन जो है एनसीईआरटी की बुक से आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्राइव मैथमेटिकली रिलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आपको बुक से मिल जाएगा, एनसीईआरटी की बुक में ही है। इसका मैथमेटिकली डेरिवेशन करना है, तीनों लॉ का आपको आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा स्पीड से बोल रहे हैं क्योंकि पेपर बिल्कुल पास में है आप लोगों के, तो आप लोगों को उसको तैयारी करनी है। तो आप चाहें तो इस आंसर को भी देख सकते हैं जो स्क्रीन में है, और बुक से भी आप इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यानी अगर ए कोई ऑब्जेक्ट है, बी पे फोर्स लगाता है तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा, सीधी सी बात है, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है, इसी को सिंपल सा कहते हैं फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम की बुलेट है, ठीक है, स्ट्राइक्स सैंडबैग एट, बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स अ सैंडबैग एट स्पीड, इतनी स्पीड से होती है, तो 103 मीटर पर सेकंड है, एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रेवलिंग इतना। तो हमें क्या बताना है, रेजिस्टिव फोर्स बताना है, एक्सर्टेड। इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे है, जिसको मैं आगे की क्लास में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल तो आपको शॉर्ट में ये आपके सामने है, तो आप इसको देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का देख लीजिएगा, एंड थर्ड क्वेश्चन, ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप कर लेंगे तो आपको पेपर करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं कराए हैं अभी, लेकिन बाद में करवा दूंगी, टाइम की शॉर्टेज है। टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।